हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी आईक्यू चैनल। आज हम थोड़ा सा मंगल ग्रह पे चलते हैं, थोड़ी सी मंगल की यात्रा करते हैं। मंगल ग्रह पे पिछले बहुत सालों से एक बहुत ही पिक्यूलियर टाइप का क्लाउड ऑब्जर्व करा जा रहा है, जो यहाँ से स्टार्ट होता है और ये क्लाउड लंबा सा स्ट्रेच होता हुआ इतनी दूर तक जाता है। तो काफ़ी टाइम से जितने भी मिशंस गए हैं उन्होंने इसकी पिक्चर्स ली है, लेकिन इसका कभी मिस्ट्री सॉल्व नहीं हो पाया। बट फाइनली इसका एक मिस्ट्री सॉल्व हो पाया है कि ये जो क्लाउड है, एक मिस्टीरियस क्लाउड, ये अर्सिया मोन्स करके एक यहाँ पे माउंटेन है। इस माउंटेन से ये ओरिजिनेट होता है और इस माउंटेन से ओरिजिनेट होके ये विंड के साथ, हवा के साथ चलता हुआ बहुत दूर तक फैलता है। हर साल स्प्रिंग जैसे ही मार्स पे आता है। यस, जैसे हमारे यहाँ पे सीजन्स होते हैं वैसे मार्स पे भी सीजन्स होते हैं, क्योंकि मार्स बहुत सिमिलर है अर्थ की तरह इसके रिवॉल्यूशन के अंदर वगैरह। और इसके साथ ही ये इसके सदर्न हेमिस्फेयर के अंदर है। सदर्न हेमिस्फेयर में स्प्रिंग के टाइम पे हर दिन सुबह बनता है, दोपहर तक रहता है और इतना लंबा स्ट्रेच हो जाता है। तो साइंटिस्ट काफ़ी क्यूरियस थे कि क्या रीज़न है इसका, लाइक हर टाइम बन रहा है, सिर्फ स्प्रिंग के अंदर बन रहा है, क्या है ये लंबा इतना स्ट्रेची क्लाउड जो अर्सिया मोन्स से निकल के ओलंपस मोन्स तक पहुंचता है। तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग मंगल की यात्रा करते हैं, साथ में मैं आपको काफ़ी सारे मंगल के इंटरेस्टिंग फैक्ट भी बताऊंगी। एज एन इंटरेस्टिंग पॉइंट, बिफोर joining UPSC I was actually working on the planetary research। तो उसमें मार्स की सरफेस पे वर्क करना वन ऑफ माई प्रोजेक्ट। तो I'll tell you some very interesting facts about that also. Stay with me for the next 10-15 minutes. Let's start. मेरा नाम संतोष है। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे little_simple_बुद्धा पे सर्च करके आप मुझसे जुड़ सकते हैं। इसके साथ ही इस वीडियो का PDF भी आपको मेरे टेलीग्राम से मिल जाएगा, जो सेम नेम से है। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट। सो अर्थ मार्स जो है, आज हम सिर्फ मार्स की बात करेंगे। सो मार्स जो है वो भी अर्थ की तरह टिल्टेड है। अर्थ हमारी 23.5 डिग्री एक्सिस पे इस तरीके से टिल्टेड है ना, राइट। तो हमारा जो पोल एग्जैक्टली है वो इस एक्सिस के साथ अलाइन नहीं होता है और वो हमारी सीजन्स को बनाता है, जैसे अर्थ सन के अराउंड चक्कर लगाती है। सेम थिंग हैपन्स विद मार्स ऑल्सो। मार्स भी जो है ये टिल्टेड है, आप देख सकते हो उसका नॉर्थ पोल यहाँ पे है, साउथ पोल यहाँ पे है और ये इसका लगभग इक्वेटर है। तो इक्वेटर पे आप देखो इसके 4 इंपॉर्टेंट वॉल्केनिक माउंटेन्स हैं। इसमें ओलंपस मोन्स जो है ये सबसे बड़ा है। ओलंपस मोन्स का जो हाइट है वो 22 किलोमीटर है। अभी आपके लिए मेरे पास एक क्वेश्चन है कि अगर आप ओलंपस मोन्स को हमारे माउंट एवरेस्ट से, हमारे हिमालय से कंपेयर करोगे तो ओलंपस मोन्स कितना गुना बड़ा होगा? लगभग 3 गुना बड़ा होगा, लगभग 3 टाइम्स। तो जस्ट इमेजिन कि अगर हम माउंट एवरेस्ट को स्केल करने की बात करते हैं तो ओलंपस मोन्स को स्केल करने के बाद तो क्या ही होगा? इट वुड बी सो अमेजिंग। एनीवे, दैट वाज जस्ट एन इंटरेस्टिंग फैक्ट कि ये पूरे सोलर सिस्टम का, ओलंपस मोन्स पूरे सोलर सिस्टम का सबसे ऊंचा वोल्केनिक माउंटेन या सबसे ऊंचा माउंटेन भी है ये। तो हम जिस पिक्यूलियर क्लाउड की बात कर रहे हैं वो अर्सिया मोन्स, यहाँ पे ये आपको दिख रहा है। ओके, बिफोर दैट मार्स पे 4 इंपॉर्टेंट माउंटेन्स हैं और वहाँ पे माउंटेन्स को हम मोन्स के नाम से बोलते हैं। तो ये है पेवोनिस, अस्क्राइस एंड दी ओलंपस मोन्स। तो यहाँ पे आज हम सिर्फ 2 के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें अर्सिया मोन्स एंड ओलंपस मोन्स की बात करें तो अर्सिया मोन्स यहाँ पे है, 3 इसमें सदर्न पे है, 1 इक्वेटर पे है इसका, और ओलंपस मोन्स जो है वो नदर्न हेमिस्फेयर के अंदर आता है। तो यहाँ से ये ओरिजिनेट होता है। अगर आप इसको देखोगे, सी दिस इज हाउ इट इज ओरिजिनेटिंग। दीज आर द माउंटेन्स। आपको अभी पिक्चर में ऐसे दिख रहा होगा कि ये तो नीचे डिप्रेशन का है, बट ये नहीं है, ये हमको इमेज इल्यूजन होता है। ये एक्चुअली ऊपर उठा हुआ एरिया है इस तरीके से। अगर आप इस इमेज को थोड़ी सी देर कंसंट्रेशन के साथ देखोगे तो आपको ये बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे ये ऊपर उठा हुआ है। ये इमेजेस थोड़ा इल्यूट करती है, राइट। तो यहाँ से ये है अर्सिया मोन्स और ये बाकी के हमारे माउंटेन से उस तरफ हैं। यहाँ से ये दिख रहा है आपको लंबा वाइट स्ट्रेच। दिस वाइट स्ट्रेच वी आर टॉकिंग अबाउट कि ये क्या इतना इंटरेस्टिंग फीचर है, यहाँ पे इतना लंबा ये क्यों स्ट्रेच हो रहा है। तो ये देखो हर दिन, मतलब ये आप देखो यहाँ पे टाइमिंग देखो, सुबह ये बनना स्टार्ट हो रहा है एंड अभी फिर से देखो, दीज आर द सैटेलाइट इमेजेस ना। तो आपको एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ये सैटेलाइट इमेज नहीं मिलेगी, क्योंकि सैटेलाइट कंटिन्यूसली उस मार्स पे मूव कर रहा है, उसके ऑर्बिट में मूव कर रहा है। तो हमको लेकिन क्या दिख रहा है कि जैसे टाइम बढ़ रहा है, ये सुबह बनना स्टार्ट हुआ है 8 बजे तक, ये देखो लंबा यहाँ से स्ट्रेच होता हुआ जा रहा है। सो दिस
इज द मिस्ट्री वी आर ट्राइंग टू सॉल्व। तो यूरोपियन एक स्पेस क्राफ्ट है जिन्होंने फाइनली इसकी मिस्ट्री को सॉल्व कर लिया है, जो हर साल सदर्न हेमिस्फेयर में स्प्रिंग के टाइम पे एक इतना लंबा वियर्ड क्लाउड बनता है। तो हम इसको अर्सिया मोन्स एलोंगिनेटेड क्लाउड बोलते हैं। ये काफ़ी पिक्यूलर फीचर है मार्स का, और ये एक लॉन्ग ब्राइट वाटर आइस क्लाउड है, जैसा कि यहाँ पे होता है वाटर आइस क्लाउड है जो मार्शियन सरफेस पे स्ट्रेच होता है। ये अर्सिया मोन्स से स्ट्रेच होता हुआ ओलंपस मोन्स तक पहुंचता है, विच इज द टॉलेस्ट माउंटेन। तो इतना लंबा ये स्ट्रेच होता है। हर साल आएगा सदर्न सॉलिस्टिस के अंदर आता है, जैसे सदर्न हेमिस्फेयर के अंदर हमारा भी होता है ना, सदर्न एंड नदर्न सॉलिस्टिस, विंटर सॉलिस्टिस एंड समर सॉलिस्टिस। सिमिलरली मार्स पे भी सदर्न सॉलिस्टिस एंड नदर्न सॉलिस्टिस होता है। तो सदर्न सॉलिस्टिस में होता है हर पूरे स्प्रिंग में लगभग 80 दिन तक हर दिन ये बनेगा और ये मिटता है। तो इस क्लाउड का हालांकि ऐसा नहीं है कि अभी बनना स्टार्ट हुआ है या हमने अभी इसको देखा है, हम इसको देख रहे हैं काफ़ी टाइम से, हम देख रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि इसको ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे थे। क्यों नहीं कर पा रहे थे? और ये जो क्लाउड है ये इसका मार्स का पूरा चेंजिंग एटमॉस्फेयर बताता है, लेकिन डिफ़िकल्टी होती है उस ऑर्बिट को कवर करने में। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहीं पे दिखा रही हूँ, विल जस्ट हैव अ लुक हियर। ये आता है इस पर्टिकुलर लोकेशन पे बनता है। तो जो हमारे मिशंस जाते हैं वो इसकी ऑर्बिट पे इस तरीके से चक्कर लगाते हैं। तो जब ये चक्कर लगा रहे हैं तो मोस्टली हमारे जो ऑर्बिट गए वो नदर्न पोल या उन्होंने मिड लैटिट्यूड के एरिया को कवर करा है, या फिर वो पूरे मार्स को इस तरीके से कवर करते हैं कि इसका पीरियोडिकली इमेज नहीं ले पाते हैं, क्योंकि हमारा ऑर्बिट उस पर्टिकुलर इस ऑब्जेक्ट पे अलाइंड नहीं है। हमने मिशंस भेजे हैं कि हम नॉर्थ पोल की में जो आइस है उसको स्टडी करें, हम मिड लैटिट्यूड के अंदर जो सब सरफेस आइस है उसको स्टडी करें, जो वोल्केनिक फीचर्स हैं, जो क्रेटर्स हैं वहाँ पे स्टडी करें। हमने बहुत सारे रोवर्स भी भेजे हैं ताकि हम देखें कि वहाँ पे कोई बायोलॉजिकल सिग्नेचर है या नहीं है। लेकिन इस पर्टिकुलर फीचर के लिए हमने कभी कोई स्पेशल मिशन नहीं भेजा था, तो इसीलिए बहुत लंबे टाइम तक ये पॉसिबल नहीं था कि इसको ऑब्जर्व करें। तो फाइनली यूरोपियन स्पेस एजेंसी की जो मार्स एक्सप्रेस थी, इसके अंदर एक कैमरा था, विजुअल मॉनिटरिंग कैमरा। ये विजुअल मॉनिटरिंग कैमरा, जिसको हम इसको निकनेम भी दिया था हमने, मार्स वेबकैम। तो ये मार्स वेबकैम फाइनली इट मैनेज्ड टू लुक डीपर इनटू दिस पिक्यूलर क्लाउड। तो ये फाइनली वीएमसी या फिर हम इसे विजुअल मॉनिटरिंग कैमरा या मार्स कैम कुछ भी बोल लो, इसने हमको रेगुलर इमेजेस दी हैं। तो इन इमेजेस से हमको ये पता चला है कि कितना बड़ा क्लाउड है ये, और ये जो इसकी मार्स की एटमॉस्फेयर की जो डेली क्लाइमेटिक डायनेमिक्स हो रही हैं, जो हर दिन ये इतना लंबा क्लाउड बन के डिस्ट्रॉय हो रहा है, वो क्या रीज़न से हो रहा है। तो दिस इज़ लाइक इफ़ यू सी, ये सदर्न सॉलिस्टिस का पार्ट है। यहाँ पे ये स्प्रिंग में आप देखो, यहाँ से होता हुआ ये पूरा यहाँ लंबा जा रहा है। मैं बार बार आपको ये पिक्चर दिखा रही हूँ क्योंकि दिस इज अ पिक्चर जिसको देख के आपको रीज़न समझ में आएगा कि उसके आगे का रीज़न क्या है। तो ये जो वीएमसी विजुअल मॉनिटरिंग कैमरा लगाया गया था, ओरिजिनली उसका काम था कि बीगल 2 एक लैंडर था जो खो गया था, तो उसको स्पॉट करना था। इसको एक ब्रिटिश मार्स लैंडर था जो मतलब उन्होंने बताया ईएसए वालों ने कि हमारा खो गया है। तो उस बीगल 2 लैंडर को ढूंढने के लिए मार्स एक्सप्रेस के अंदर फाइनली हमने क्या करा था, एक वीएमसी कैमरा लगाया था, मार्स वेबकैम। तो वो तो ढूंढा, लेकिन वीएमसी ने इस चीज़ का सक्सेसफुली पता लगा लिया कि ये जो ट्रांजिट क्लाउड है इसको समझने में हमारी हेल्प जरूर कर दी। तो इसने क्या करा, इसने साइंटिस्ट को ये अभी ये जिस तरीके से लोकेटेड है, जिस तरीके से वीएमसी का मार्स एक्सप्रेस का ऑर्बिट चलता है, इसने साइंटिस्ट को बहुत हेल्प करा है कि वो क्लाउड को ट्रैक कर सके। जैसे कि हमने इसमें देखा, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे देखो, हम क्लाउड को ट्रैक कर रहे हैं कि हर आवर हर मिनट के अंदर ये किस तरीके से बढ़ रहा है और ये किस तरीके से मूव हो रहा है। इसके साथ ही हमको हेल्प करेगा कि डस्ट स्टॉर्म्स जो आते हैं मार्स पे, बहुत बड़े बड़े आंधी तूफान आते हैं, जो क्लाउड बन रहा है, कैसे क्लाउड बन रहा है, मार्स के एटमॉस्फेयर में डस्ट की क्या स्ट्रक्चर है, और इसके साथ ही प्लेनेट की जो पोलर आइस कैप्स है मार्स पे, सदर्न एंड नदर्न दोनों कैप्स पे हमारे अर्थ की तरह ही आइस कैप्स है, वो दोनों पोलर नदर्न एंड सदर्न कहलाया जाता है। और इसके ज़्यादा उससे भी बहुत सारी चीज़ें हमको पता चलेगी। तो वीएमसी पहला ऐसा नहीं है जिसने हमको बताया है, और इसके साथ ही इकलौता ऐसा नहीं है जिसने हमको डेटा दिया है। इसके साथ ही नासा का जो माविन था, मार्स एटमॉस्फेयर एंड वोलेटाइल इवोल्यूशन, हमारी खुद का जो मॉम मिशन था इसरो का, मार्स ऑर्बिटर मिशन, इसके साथ ही एमआरओ या वाइकिंग 2, ये सारे मार्स के मिशन हैं जिनसे जो डेटा मिला है उन सबको एक साथ कलेक्ट करके इस क्लाउड का स्टडी करा गया है। और ये बहुत ही
फाइनली जिस चीज़ के लिए काफ़ी दिनों से, काफ़ी सालों से वेट कर रहे थे कि क्या ये पिक्यूलियर फीचर है, उसके बारे में पता चला है। तो ईएसए ने क्या बताया है, आई एम जस्ट कोटिंग कि ईएसए ने जो बताया है, ये जो क्लाउड है ये हर दिन एक डेली रैपिड साइकिल के थ्रू गुजरता है, जो लगभग 80 दिनों तक, सेवरल मंथ्स तक ये चलता है। ये सनराइज होने से जस्ट पहले शुरू होता है ऑन दी वेस्टर्न स्लोप ऑफ अर्सिया मोन्स, और ये अपने वेस्ट डायरेक्शन के अंदर लगभग 2.5 घंटे तक स्ट्रेच होता है, और स्ट्रेच होता हुआ 600 किलोमीटर पर 600 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये स्ट्रेच होता है, और 45 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पे स्ट्रेच होता है। फिर ये स्टॉप हो जाएगा एक्सपेंड करना, और ये अपनी इनिशियल लोकेशन से डिटैच हो जाएगा, और ये वेस्टवर्ड विंड के साथ में, हाई विंड के साथ में वेस्ट साइड में मूव होता रहता है। और ये जैसे ही लेट मॉर्निंग होती है, जैसे ही सनराइज होकर टेम्परेचर इंक्रीज होता है, ये पूरा का पूरा गायब हो जाता है। अब अभी इसको देखो, अभी इट इज टाइम कि आपको पूरा समझ आएगा, राइट। टाइम यहाँ पे देखना, जैसे ही 5:30 या 5:18 हुए ये क्लाउड बनना स्टार्ट हो गया, लगभग 2.5 घंटे तक ये क्लाउड बनेगा। जैसे ही सनराइज हुआ, ये है अपना अर्सिया मोन्स, और ये है ईस्ट डायरेक्शन तो सेम ही है, ये है वेस्ट डायरेक्शन। तो वेस्ट डायरेक्शन के ये अर्सिया मोन्स के वेस्टर्न साइड से ये बनना स्टार्ट हुआ है, विंड के साथ में वेस्ट डायरेक्शन में मूव हो रहा है, 2.5 घंटे तक बनेगा। उसके बाद में यहाँ से डिटैच हो जाएगा, और ये वेस्ट डायरेक्शन में इस तरीके से मूव होता हुआ फाइनली पूरा का पूरा इनविजिबल हो जाएगा। सो दिस इज हाउ इट इज मूविंग। ठीक है, तो ये ईएसए ने बोला है, और पूरा बता दिया कि भाई 600 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से 45 किलोमीटर की हाइट पे चलता है, और जैसे ही सन उगा, थोड़ा सा टेम्परेचर राइज हुआ, ये पूरा इवोपरेट हो जाता है। तो ये उन्होंने पूरा इसका लाइफ साइकिल बताया है कि कैसे ये होता है, और हमने एमआरओ, वाइकिंग, मंगलयान, माविन और मार्स एक्सप्रेस इन सब का डेटा यूज लेके इसको करा है। तो ये अर्सिया मोन्स वोल्केनो है, जो लगभग 20 किलोमीटर का हाइट है। ये जो क्लाउड बन रहा है, ये क्लाउड बन रहा है 45 किलोमीटर की हाइट पे, और ये वेस्ट डायरेक्शन में मूव हो रहा है 600 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो आप देख रहे हो, ये जो अर्सिया मोन्स एलोंगिनेटेड क्लाउड है, ये लगभग 1800 किलोमीटर लंबा है, और 150 किलोमीटर ये चौड़ा है। इसकी लेंथ और इसकी विड्थ देखो आप, 1800 किलो 1800 किलोमीटर लंबा है। ये है ओलंपस मोन्स, और ये है अर्सिया मोन्स। यहाँ से निकल के पूरा ये स्ट्रेच होता हुआ यहाँ पे जा रहा है, और इसका पूरा अगर आप देखोगे तो जैसे ही यहाँ पे सनराइज हुआ, सनराइज होने से जस्ट पहले, थोड़ा सा 15-20 मिनट पहले, ये धीरे धीरे डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। फिर जैसे ही डेवलप होगा, लगभग 2.5 घंटे तक वेस्टवर्ड डायरेक्शन में बहुत तेजी से स्पीड अप करेगा। अभी क्या हुआ कि सनराइज हो गया है, टेम्परेचर राइज हो गया है, तो ये क्लाउड धीरे धीरे इवोपरेट होना स्टार्ट हो जाएगा, और यहाँ से बनना बंद हो जाएगा। फिर ये क्या करेगा, विंड के डायरेक्शन में बस ऐसे ही चलता जाएगा, और धीरे धीरे लगभग 1 बजे तक इवोपरेट हो जाता है। फिर लोकल क्लाउड विजिबल होते हैं। ये इसका डेली साइकिल है। ठीक है, तो ये ऐसा है जिसको लाइक 100 टाइम्स डिफरेंट मिशंस के अंदर इसको ऑब्जर्व करा गया था, लेकिन इसका पता नहीं चला था कि क्या है। तो पहले साउथ पोल पे होता क्या है कि जैसे ही साउथ पोल पे समर इक्विनॉक्स आता है, इट श्रिंक्स बैक दी एटमॉस्फेयर को काफ़ी ये डार्क डेंसर बना देता है, मॉइस्चर काफ़ी हो जाता है मार्स के एटमॉस्फेयर के अंदर। फिर जैसे ही अर्सिया मोन्स के आसपास का जो एटमॉस्फेयर है, ये स्टिल इज इन वार्मिंग अप एज द मार्स अप्रोचेस द सन। जैसे ही मार्स सन को अप्रोच करता है, अर्सिया मोन्स के आसपास वाला एटमॉस्फेयर हीट अप होता है। फिर जो स्काईज वार्म अप होती है सदर्न हेमिस्फेयर के अंदर, स्टार्टिंग लॉफ्टिंग डस्ट एंड विच प्रोवाइड वेरी स्मॉल पार्टिकल, जो पार्टिकल्स को, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, उन पे पानी लग के कंडेंस होना स्टार्ट हो जाता है। फिर फाइनल कंडीशन होती है विंड की, जिसका मतलब है कि जैसे ही सनराइज होना स्टार्ट हुआ, विंड ब्लो बिफोर द सनराइज। देखो विंड तो ब्लो होती रहती है, लेकिन अभी टेम्परेचर बहुत ही सही है, लो टेम्परेचर है, सनराइज नहीं हुआ है। इसका मतलब है कि जैसे ही विंड ब्लो होना स्टार्ट होगी, धीरे धीरे ये जो विंड है, ये इस अपने अर्सिया मोन्स लगभग 20 किलोमीटर का है। तो यहाँ पे आपको विंडवर्ड और लीवर्ड, ये वाला मैं आपको यहाँ पे, आई होप आपको पता होगा कि विंडवर्ड एंड लीवर्ड डायरेक्शन क्या होती है, ओरोग्राफी क्या होता है। ओरोग्राफी मैं आपको क्विकली बता देती हूँ कि अगर हमारा कोई माउंटेन है,
ठीक है। तो अगर विंड यहाँ पे टकराती है तो ये विंड इस बैरियर की वजह से ऊपर उठेगी। जैसे ही विंड ऊपर उठेगी, टेम्परेचर इसका कम होता है, ये अपना जो मॉइस्चर होती है, मॉइस्चर को क्लाउड की फॉर्म में बनाना स्टार्ट कर देती है और यहाँ पे बारिश होती है। इंडिया के अंदर जैसे हम नॉट इंडिया, हम अर्थ पे इस तरीके से हम बात करते हैं कि ये विंडवर्ड साइड है, यहाँ पे बहुत बारिश होती है। ये लीवर्ड साइड है, जहाँ पे जैसे ही ये जो बादल हैं बारिश करके दूसरी साइड में आएंगे तो क्या होगा कि वो अपना मॉइस्चर खो देते हैं और वो नीचे की तरफ जब आएंगे तो टेम्परेचर वैसे भी इंक्रीज हो जाता है, तो इनका मॉइस्चर नहीं रहता और लीवर्ड साइड में बारिश नहीं होती। परफेक्ट एग्जांपल है इसका हमारा वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट के वेस्ट साइड वाला एरिया जहाँ पे हमारा अरेबियन सी लगता है, वहाँ पे बहुत बारिश होती है। लेकिन जैसे ही वेस्टर्न घाट से उतर के इस तरफ बादल आते हैं, ये हमारा तमिलनाडु एंड केरल वाला जो ईस्टर्न साइड का एरिया है, वहाँ पे बारिश बहुत ही कम होती है। सो दिस इज द परफेक्ट एग्जाम्पल। इसे बोलते हैं ओरोग्राफी। ओरोग्राफिक, तो ये भी ओरोग्राफिक क्लाउड है। तो जैसे ही विंड इस अर्सिया मोन से टकराती है, ये ऊपर एलिवेट होती है, ऊपर उठती है। तो ये ऊपर उठने पे ये कंडेंस होगी और ये एयर कंडेंस होके कूल होगी और क्लाउड का फॉर्मेशन होता है। सेम फिजिक्स चल रही है, सेम कॉन्सेप्ट चल रहा है, कुछ भी नहीं अलग हुआ है। फिर ये क्लाउड को इन्होंने मेजर कराई कि लगभग 1800 किलोमीटर लंबा और 150 किलोमीटर चौड़ा है। एंड इट हैज़ ऑल्सो बीन अपियर्ड कि टू बी वॉल्केनिक। क्यों? क्योंकि ये एक्चुअली ना पहले लगता था कि वॉल्केनिक है, क्योंकि अर्सिया मोन्स एक वॉल्केनिक माउंटेन है, तो लगता था मे बी अर्सिया मोन्स में इरप्शन हो रहा है। बट नो, वो चीज़ गलत थी। ये एक ओरोग्राफिक क्लाउड है। ओरोग्राफिक क्लाउड मैंने आपको बताया कि उसके स्लोप से टकरा के हवा ऊपर उठेगी, हवा ठंडी होगी, क्लाउड कंडेंस होगी, क्लाउड बनेंगे और वो क्लाउड मूव होता है। सो दिस इज व्हाट इट इज, एन ओरोग्राफिक क्लाउड एंड इट इज द लार्जेस्ट क्लाउड एवर सीन ऑन एनी प्लेनेट। ठीक है, 1800 किलोमीटर, 150 किलोमीटर चौड़ा लंबा क्लाउड कोई होता है क्या? इतना बड़ा है। तो आप पूछोगे कि मार्स का एटमॉस्फेयर तो बहुत थिन है, आपके पास कहाँ से वाटर आया? बिल्कुल सही बात है। इसीलिए देयर इज मार्स के एटमॉस्फेयर में एक्सट्रीमली बहुत ही पतला, बहुत ही थिन है लिक्विड वाटर। वर्चुअली सरफेस पे तो एग्जिस्ट करता ही नहीं है। सरफेस पे अगर पानी सरफेस पे जमा तो वो जमते ही इवोपरेट हो जाएगा बिकॉज ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर, क्योंकि एटमॉस्फेयर नहीं है मार्स के ऊपर। एटमॉस्फेयर बहुत कम होने की वजह से सनरेज सीधी गिरती हैं, या तो बहुत कूल हो जाएगा या बहुत ही ठंडा हो जाएगा। रात को जो CO2 होती है वो जम जाती है ड्राई आइस में, और जैसे ही सुबह होती है, सनराइज होता है, टेम्परेचर अप होता है, वो CO2 इवोपरेट हो जाती है वापस। तो लिक्विड में तो आपको बहुत ही कम मिलेगा। लिक्विड वाटर तो वर्चुअली एग्जिस्ट करता ही नहीं है। सब सरफेस के अंदर ऐसा रिसर्च आया है कि शायद एग्जिस्ट करता है, लेकिन फिर भी इतनी थोड़ी बहुत ह्यूमिडिटी तो है कि ये ऐसे थिन क्लाउड को बना देती है। देखो, थिन क्लाउड क्यों बोल रही हूँ, मैंने नहीं बोला है कि यहाँ पे हमारा बहुत ही गहरा काले कलर का दिखने वाला क्लाउड है। क्या आप क्लाउड की पिक्चर देखोगे आपको बहुत ही वाइट एंड थिन कलर दिख रहा है ना, ये विच मीन्स इसमें बहुत ज़्यादा मॉइस्चर नहीं है। लेकिन ये बहुत डायनेमिक है, 2.5 घंटे के अंदर बनता है और 2.5 घंटे में ये बन के ख़त्म हो जाता है। लगभग 600 किलोमीटर पर स्पीड से ये निकलता है। फिर ये जहाँ से बना वहाँ से डिटैच हो जाएगा, फॉर्म होना लग जाता है। अर्थ में भी ओरोग्राफिक क्लाउड्स बनते हैं, लेकिन इतना बड़ा कभी नहीं देखा गया है कि 1800 किलोमीटर लंबा क्लाउड है। एंड इसीलिए इसको हमने बोल रहे हैं कि बहुत ही पिक्यूलर है। अगर इसके लाइफ साइकिल को देखें तो हमारे लिए काफ़ी इजी हो जाता है इसको पूरा ऑब्जर्व करना। नाउ इससे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि काफ़ी सारे मिशंस थे जो ऑब्जर्व करना चाह रहे थे, लेकिन क्योंकि इस क्लाउड का ड्यूरेशन देखो आप 2.5 घंटे का है, तो मतलब आपका जो सैटेलाइट, आपका जो कैमरा है, वो उसी पर्टिकुलर टाइम पे, उसी पर्टिकुलर जगह पे होना चाहिए इसको कैप्चर करने के लिए। वो मुश्किल हो जाता था, इसीलिए पहले ये इतना ईजिली कैप्चर नहीं हो पाया था। हालांकि काफ़ी सारे क्वेश्चंस के आंसर हमको मिल गए हैं अर्सिया मोन्स एलोंगिनेटेड क्लाउड या स्पिक्यूलर क्लाउड के बारे में, लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन है, एंड दैट क्वेश्चन इज कि आसपास में 4 क्लाउड, 4 वोल्केनिक माउंटेन्स है, अर्सिया, पावोनिस, अकार्शियस एंड दी ओलंपस ऑल्सो। ओलंपस तो सबसे बड़ा है, लेकिन फिर भी ये क्लाउड फॉर्मेशन हमको सिर्फ अर्सिया मोन्स पे ही क्यों दिखाई दे रही है? व्हाट इज द रीजन कि सिर्फ और सिर्फ इस एक वॉल्केनिक माउंटेन के पास में हमको ये क्लाउड फॉर्मेशन दिखाई दे रही है, बाकी 3 पे क्यों नहीं दिख रहा है? दैट इज ए क्वेश्चन वी आर स्टिल लुकिंग फॉर। अगर आप में से किसी को पता है तो प्लीज कॉमेंट सेक्शन में लिख देना। एंड ऑल्सो अगर मार्स पे कुछ और तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाने हैं, इफ़ यू नो सम टॉपिक्स, इफ़ यू वांट टू लर्न समथिंग, आप उसको कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, विल पिक द टॉपिक्स ऑल्सो। सो दिस इज इट हियर, आई होप यू फाउंड इट इंटरेस्टिंग। एंड इस क्वेश्चन
नॉट क्वेश्चन, इस वीडियो का PDF आप मेरे टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो little_simple_बुद्धा पे आप मुझसे सर्च करके इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं। तो अगर लाइक इफ यू वांट टू गिव मी सम व्यूज ऑल्सो, आप मुझे यहाँ पे भी मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। सो दिस इज इट, आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बी हैप्पी। जय हिंद।